जो ऐसी भूमि जहाँ पर कुछ नहीं उपजता, वहाँ अन्न के और फलों के फॉरेस्ट तैयार किए। वहाँ फूड फॉरेस्ट तैयार किए और कई-कई बीजों को बचाकर इस धरती माँ को और हमारे अन्न को बचाने की प्रेरणा दी है। ऐसी ही हमारी आदरणीय साबरमती जी, जो कि अपने कार्यों के लिए कई-कई पुरस्कारों से नवाजी गई हैं। लेकिन बड़ी प्रेरणा उनके साथ रहे उनके पिताजी स्वर्गीय प्रोफेसर राधा मोहन जी की। वो उड़ीसा गवर्नमेंट में कई पदों पे रहे, लेकिन उन्होंने आखिरकार यही अपनाया कि हमको खेती करना है और इस संघर्ष और इस सफलता के बाद दोनों पिता और बेटी को 2020 में पद्मश्री पुरस्कार भी मिला। तो आप सभी के माध्यम से मैं आदरणीय साबरमती दीदी जी से निवेदन करता हूँ कि वो इस मंच पर आएँ और आप सभी के आदरणीय सदस्यों के माध्यम से मैं उनका स्वागत करता हूँ। कृपया दीदी अपना माइक और कैमरा खोलें और आज 7:30 बजे तक हम आपसी वार्तालाप करेंगे दीदी जी के साथ और तत्पश्चात आप सभी के लिए ये मंच खुला रहेगा प्रश्नों के लिए। आदरणीय दीदी जी ने संभव नामक एक मिशन के साथ वो आगे बढ़ी हैं और उसी के साथ ये भूमि संरक्षण, फल संरक्षण और हमारी इकोलॉजी को बचाने की बात को आगे उन्होंने प्रेरित किया है। आपको सुनने के लिए उड़ीसा से भी आए हैं और हमारे देश के अलग-अलग राज्यों से प्रतिनिधि इस मंच पर उपस्थित हैं। उन सभी की तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ दीदी। दीदी, आप संक्षेप में पहले तो अपना परिचय दीजिएगा कि किस तरह से आप प्रेरित हुई इस भूमि संरक्षण के लिए और फसलों के संरक्षण के लिए। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। सबको नमस्कार। मैं थोड़ा माफी मांग लूंगी पहले से कि हिंदी से इतना अच्छा बात पूरी तरफ नहीं कर पाती, तो प्रयास करूंगी जरूर। हिंदी अंग्रेजी थोड़ा मिला के बात करूंगी, सो क्षमा चाहती हूँ इसके लिए। और एक्चुअली मैं इतना प्रोग्राम में इसे ज्वाइन नहीं करती हूँ क्योंकि इतना अच्छा से बोलना नहीं आता हिंदी में ये सब। सो दिनेश जी बहुत दिनों से आग्रह किया था कि आप आइए कुछ बोलिए करके। सो आई वाज ऑलवेज ट्राइंग टू प्रोकास्टिनेट लाइक डिले इट एंड सो उनका इतना पेशेंस है कि मेरे पीछे लगे रहे कि आप आइए आइए करके। सो थैंक यू दिनेश जी, आपके वजह से मैं आज सबके साथ मिल रही हूँ, जो जितने भी लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबको नमस्कार। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं थोड़ी देर पहले से सुन रही थी कुसुम जी दीदी के जो योगा का सेशन चल रहा था, तो मैं ज्वाइन किया था उसमें थोड़ी देर पहले। अच्छा लगा मुझे, और इतना 1000 प्रोग्राम से भी ज्यादा आप कर चुके हैं, तो ये बहुत प्रेरणा की बात है हम सबके लिए। और अलग अलग आयु के अलग अलग बैकग्राउंड के लोग जुड़े हैं आपके साथ, ये बहुत अच्छा बात है। सो मैं थोड़ा बैकग्राउंड, ये काम का बैकग्राउंड से पहले अन्न का जो महत्व है उसके ऊपर थोड़ा बात करूंगी। जो हम सबसे पुराना जो मानते हैं हमारा जो स्क्रिप्ट तो नहीं, वेद को जो मानते हैं, श्रुति और स्मृति बोला जाता है, स्क्रिप्ट नहीं है वो। सबसे पुराना जानकारी या ज्ञान का जो स्रोत है वो वेद को माना जाता है। तो ऋग्वेद में अन्न सूक्त करके एक सूक्त है, तो इसका मतलब उतना पुराने जमाने से भी हम अन्न को इतना महत्व दिया है हमारा ऋषि मुनियों ने। और बहुत सारे जो प्राकृतिक जो एलिमेंट्स है उसके साथ जुड़ा है, जैसे पांच पंच महाभूतों के बारे में बात करते हैं। ये सारे चीजों को लेके हम
अन्न के बारे में बात करते हैं और अन्न को पवित्र माना जाता है। और ह्यूमन सिविलाइजेशन शुरुआत से अन्न को लेके माने अन्न जो होता है मैं भोजन के साथ इंटरचेंजेबली यूज करती हूँ। तो जो भोजन के ऊपर पूरा सिविलाइजेशन ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया। तो पहले हंटर गैदरर थे मनुष्य, तो बहुत सारे चीज जंगल से ही और पानी के स्रोत जो है जैसे नदियां, तालाब, समंदर, उससे ढूंढ के अपना खाद्य कौन सा खाद्य है और कौन सा खाद्य नहीं है, विष है, ये सब हमको बता के दिया। कितने सारे लोग ये टेस्ट करते करते मरे हुए होंगे। कैसे बनाएंगे, कौन सा करेला को जैसे बनाते हैं, चावल को ऐसे नहीं बनाते, केला को ऐसे नहीं खाते, ककड़ी को ऐसे नहीं खाते। तो कौन सा चीज खाने लायक है उसको फिर हमको बताया हमारे जो पूर्वजों ने। और कैसे खाएंगे, कब खाएंगे, कितना खाएंगे, ये सारे चीजों को लेके हमारा आयुर्वेद के शास्त्र बहुत सारे ज्ञान हमको दिया है, जो कि हम बहुत माने अभी कुछ सालों से हम भूल चुके हैं। बहुत सारे लोगों के पास ये ज्ञान अभी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का प्रयास से ये फिर वापस आ रही है, ये अच्छा बात है। तो आप देखिए साइंस के नाम पर अभी जितना भी हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, कोई भी साइंटिस्ट आज के दिन में कोई नया चीज नेचर से आविष्कार करके हमको नहीं दिया कि ये खाने लायक है। जो हमारा पूर्वजों ने किया था वो कर लिया था। अभी कोई नया चीज हमको बताने की ये खाने लायक चीज है कि आप सोचिए कितने सारे चीज, एक पौधा का भी कितने सारे अंग हम खा सकते, फूल, पत्ता, डंठल, बार्क, ये सब चीज खा सकते। तो ये ज्ञान जो है ये बहुत बड़ा ज्ञान का भंडार है। और अभी के जमाने में ये धीरे धीरे, धीरे तो नहीं बहुत ही जल्दी डिजेनरेट हो जा रहा है। फूड के बारे में और क्रॉप के बारे में जितना नॉलेज था, स्किल था, ये सब चला जा रहा है। वो दुख की बात है कि हजार हजार सालों का जो प्रयास किया था हमारे पूर्वजों ने आइडेंटिफाई करने के लिए और उसको कैसे खाएंगे उसको बताने के लिए, ये सब अभी चला जा रहा है। हम सिर्फ पैकेट फूड के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं। मैं ज्यादातर लोगों के बारे में बात कर रही हूँ। आप जो लोग इधर जुड़े या योगाहर के बारे में बात कर रहे हैं, मैं इसके बारे में नहीं बात कर रही हूँ, उन लोगों के बारे में नहीं बात कर रही हूँ। मैं जनरली स्टेटमेंट दे रही हूँ कि हमारे बच्चों को आप अभी बोलेंगे 10 रुपया देंगे तो क्या करेंगे, वो चले जाएंगे कुरकुरे या चिप्स खाने के लिए। तो भूल गए कि गांव में भी और कुछ मिलता था पहले। और हमारे माँ लोग भी आसानी से उनको 10 रुपया दे देते, बच्चे को बोलते कि जाओ खा, कुछ लेके खरीद के खा लो। जो बिस्किट, केक या कुरकुरे, चिप्स वो सारे चीज मिलता है वही खा लेते। तो जब बचपन से हम ये सीखते हैं खाने के लिए, तो हम बड़े होके क्या सीखेंगे, ये बहुत अहम प्रश्न है। और भोजन को हमेशा क्या होता है, जैसे माने पहले हम कंसिडर करते थे कि समथिंग दैट नरिशेस आवर बॉडी एंड माइंड, तो ये एक पवित्र चीज माना जाता था। और हर धर्म में कौन सा चीज कैसे खाएंगे हमको बताया गया था, so that we understand the value of food and what to eat, when to eat, what not to eat. All these things were told to us. Why it is so important for us now and what kind of food we should eat, I'll tell little bit about it. मैं अभी थोड़ा दिनेश जी के साथ इंटरेक्शन करना चाहूंगी। जी। हम लोग ज्यादा से ज्यादा, नॉट ज्यादा, मिनिमम कितना मील खाते हैं दिन में? साधारणतः लोग 3 मील खाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। मैं हाँ जी। बीच का चाय बिस्किट ये सब नहीं मानती हूँ, लेकिन मेन 3 मील तो खाते हैं हम लोग। तो साल में जी कितना दिन होता है? जी, तो 365 दिन हो गया। हाँ, 365 days. So can you please multiply 3 गुना 365? You can use your mobile phone calculator. Anyone can tell also. Anyone can answer. 3 meals a day multiplied by 365 days. More than 1,000 roundabout. 1095. 1,009.
900 and 1900. 1095 1095. 1095. Yeah, Okay. yeah. या सो आपका उम्र कितना होगा दिनेश जी? 42। 42। ओके, 2 साल में निकाल लेती हूँ तो मान लीजिए 41, तो खुद से ना 1 साल कम कर दिया। तो ये जिंदगी का पहला जो साल होता है, हम लोग ज्यादा बाहर से नहीं खाते। हम बाकी जो 40 साल आपका रहा, आपने खाया, बाहर से खाया मील्स। सो 1095 आप उसको मल्टीप्लाई कीजिए 40 में, कितना आया? Anyone can answer? Anyone can answer? 43,800। ओके, सो 3800 में निकाल दिया, क्योंकि कभी उपवास किया होगा, कभी खाने के लिए टाइम नहीं मिला होगा, कभी गुस्सा होके खाना नहीं खाया होगा बचपन में, कभी बीमारी में खाना नहीं खाया होगा। तो सो 3000 बाकी जो है मैं निकाल देती हूँ। बाकी 40,000 मील्स आपने खाया। तो 40,000 मील्स जब खाया, अभी जो हम उगाते हैं, जो जिस मेथड से हम लोग उगाते हैं खाना अपना, जो भी एग्रीकल्चरल क्रॉप्स करते हैं खाने के लिए, उसमें इतना जहर डालते हैं फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड के नाम पर। माने अच्छा खाने के लिए तो नहीं उगाते, ज्यादा खाने के लिए उगाते हैं, यानी हमको ज्यादा पैदावार मिले। तो इसलिए मॉडर्न सीड्स, मॉडर्न फर्टिलाइजर, जो केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल पेस्टिसाइड, ये सब डाल के हम लोगों ने हमारा खाद्यान्न उत्पन्न करते हैं। तो इमेजिन 40,000 मील में आपको जहर दिया गया है। 40,000 मील में जहर दिया, मान लीजिए आपने सिर्फ 3 आइटम खाया पूरा जिंदगी भर, दाल चावल और से आलू भरता। मैं बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में बताती हूँ। तो ये 3 आइटम जो 40,000 गुना 3 हो गया, तो 1,20,000 टाइम्स आपको जहर दिया गया खाने में। सुनने में कैसे लगता है आपको? How do you feel बुद्धि तो about it? हाँ, थोड़ा थोड़ा देर सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। तो मान लीजिए 3 आइटम ही जिंदगी भर खाया आपने, और जो 40,000 बार खाया आपने, गुना 3,000, जो 3 आइटम खाया, तो 40,000 गुना 3, सो 1,20,000। मतलब आपको इतना टाइम जहर दिया गया। हर खाने में जहर जो होता है, जैसे चावल में जहर मिलाया जाता है, मैंने प्रोडक्शन सिस्टम में, ट्रांसपोर्ट में, प्रोसेसिंग में, ये सारे जो व्यवस्थाएं है हमने बनाया, उसमें जहरीला चीजें हम यूज करते। सिर्फ हमारे लिए जहर नहीं है, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, जमीन में जो हम देख रहे हैं या देख भी नहीं पा रहे, बहुत सारे प्राणी है और चिड़िया है, जानवर है, सबके लिए, इंसेक्ट्स है, सबके लिए हम लोग जहर डालते हैं। हम सिर्फ अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए, खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए हमने इतना सारा सब केमिकल्स डाला, और वो खाद्य में आता है। पहले हम जो पोषण का जो एक सोर्स बोलते थे कि खाद्य जो पोषण का सोर्स होता था, तो अभी वो डिजीज का सोर्स बन गया है, बीमारियों का सोर्स बन गया है। हमारा जो हम खुशी होते हैं कि हमारा खाद्यान्न का उत्पादन इतना बढ़ गया है, लेकिन हॉस्पिटल, कोई भी आप हॉस्पिटल जाइए, अपना गांव का क्वाक्स के पास भी जाइए, हर जगह में लोग भीड़ है। इसका मतलब हम लोग कितना बीमार पड़ गए। और आप देखिए, कैंसर, पैरालिसिस, हार्ट अटैक, डायबिटीज या हाइपरटेंशन, ये सारे जो चीजें हैं, किडनी फेल्योर,
बहुत कम उम्र में जॉइंट पेन होगा, आंखों को ठीक से नहीं दिखाई देता है, बच्चे ऑटिज्म के साथ पैदा होते हैं। तो ये सारे चीज जो हम हॉस्पिटल में भरे भरे लोग देख रहे हैं, तो हम क्या खाते हैं, खाना खाते हैं कि हम बीमारी खाते हैं, ये समझ में नहीं आता। तो योगा तो एक बहुत अच्छा माध्यम है हमको सही रखने के लिए, भगवत शक्ति के साथ जुड़े रखने के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए। लेकिन फिजिकल हेल्थ नहीं ठीक रहेगा तो हम बाकी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हम एक चीज सोचेंगे कि जहर नहीं खाएंगे, जहर नहीं खिलाएंगे, अच्छा खाएंगे और अच्छा खिलाएंगे। ये दोनों चीज हमारा मन में जब संकल्प आ जाएगा तो आपको इतना लाख टाइम हम जहर नहीं खिलाएंगे। तो ये आप नहीं खा पाएंगे। अब जब सोचेंगे ना, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, आप सोचना शुरू करेंगे अपना उम्र को लेके, आयु को लेके कैलकुलेशन करना शुरू करेंगे। और एक एक आइटम में, चावल में तो सिर्फ चावल लगता है, मान लीजिए दाल बना रहे तो दाल में दाल लगता है, और छौंकने के लिए तेल, प्याज और से सरसों, जीरा, मिर्ची ये सब लगता है। ये सारे चीज जो प्रोडक्शन होता है, सारे चीजों में जहरीला चीज मिलता है। तो हम कहाँ जा रहे हैं? अपने जो पीढ़ी, जो अगले पीढ़ी जो है, उनको लेके हम कहाँ जाएंगे? क्या देंगे उनको? मिट्टी जहरीला है, हवा जहरीला है, पानी जहरीला है, खाद्यान्न जहरीला है। तो हम देंगे क्या? अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाएंगे? ये एक अहम प्रश्न है। और हम जब पोषण का माध्यम मानते थे खाद्य को, एक औषधि की तरह भी आयुर्वेद ने खाद्य को जहर और औषधि भी बताया है। जो खाद्य से हमको औषधि भी मिलता है, पोषण मिलता है, और जहर भी मिलता है। जो खाद्य ठीक नहीं होता है हमारे लिए तो वो जहर बन जाता है। तो ये सारे चीजों को आप देखेंगे तो ये बहुत ही मुश्किल चीज है एक्सेप्ट करने के लिए, मेंटली एक्सेप्ट करने के लिए। बहुत सारे पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स जो होते हैं जाके अपना बॉडी में जमा होके रहता है, और इट क्रिएट सो मच ऑफ बैड इफेक्ट्स ऑन आवर बॉडी। कीड़ा बहुत ही छोटा है तो इमिडिएटली शायद मर सकता है, लेकिन हमारे बॉडी में ये जमा होकर रहता है। और एक दिन एकदम इमिडिएटली आप देखेंगे 28 साल का लड़का हार्ट अटैक में चला गया, 30 साल का उसका बीबी कैंसर में पीड़ित है, और अपना माँ को डायबिटीज है, पापा को पैरालिसिस है। तो आप कैसे रहेंगे ये सब बीमारियों के साथ चारों तरफ जब ऐसे देखते रहेंगे? और कितना दिन तक ये चलेगा? और नाम भी इतना अच्छा दिया है कि फर्टिलाइजर दिया है, उर्वरक हिंदी में। तो जो मिट्टी को उर्वर बनाता है उसको उर्वरक बोलते हैं, लेकिन जब उर्वरक फर्टिलाइज करता है सॉइल को तो उसका मात्रा कम होना चाहिए, सालों साल ये बढ़ता जा रहा है। सो इट मीन्स इट इज किलिंग आवर सॉइल, इट्स नॉट फॉर मेकिंग आवर सॉइल फर्टाइल। सो इनफर्टाइल सॉइल से अभी अभी का रिपोर्ट है, बहुत रिसेंटली, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है कि ये हमारा जो मिट्टी का उपजाऊपन कम हो रहा है, और हमारा जो खाद्यान्न है, बहुत सारे अलग अलग टाइप का क्रॉप्स है, उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो रहा है। ये गवर्नमेंट का रिपोर्ट है, मेरा अपना नहीं है। और ये जो चीज हम झेल रहे हैं अभी, हर घर में झेल रहे। जब हम बाहर जाते थे पहले, अपने साथ कुछ खाने पीने का चीज लेके जाते थे, घर का बनाया हुआ चीज। अभी जब बाहर जाते हैं, बोलते हैं कि पानी खाना तो बाहर कोई भी दुकान में मिल जाएगा, लेकिन अपना मेडिसिन जरूर पैक करना। मैंने मैं ये देखा, अभी मेडिसिन का टाइम हो गया तो पहले मेडिसिन खा लेता हूँ, कुछ खाने के लिए दे दीजिए, उसके बाद मेडिसिन खा लूंगा। तो इतना इम्पोर्टेंट हो गया हमारे जीवन में, हम खाद्य के बारे में इतना नहीं सोचते जितना मेडिसिन के बारे में सोचते हैं। सो हमको अभी ये सोचना पड़ेगा किस टाइप का खाद्य खाएंगे। और जो पहले खाद्य का जो टोटल बास्केट था हमारा, जितना वैरायटी का खाना खाते थे, उतना न्यूट्रिशन मिलता था हमको, अलग अलग सीजन में सीजनल खाना खाते थे। अभी अप सीजन वेजिटेबल आ गया, हर समय में आपको टमाटर मिलेगा, हर समय में गोभी मिलेगा। तो ये सब बनाने के लिए प्रकृति हमको ये सारे चीज तैयार नहीं किया है, हम कृत्रिम रूप से उसको बनाया है, आर्टिफिशियली। तो इसके लिए ज्यादा फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड ये सब डालना पड़ता है। तो
अभी सोचिए तो जब ऑफ सीजन का सामान खा वेजिटेबल्स या फूड जो भी चीजें खाते हैं तो उसमें ज्यादा होता है इस सब का मात्रा, और हम ज्यादा बीमारी खरीदते हैं, पैसा देके ज्यादा पैसा देके खरीदते हैं। तो अभी ये क्वेश्चन है हमारे सामने, हम क्या खाएंगे, कैसे खाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई डायबिटीज का पेशेंट हुआ तो इमीडिएटली डॉक्टर बोलते कि रोटी खाओ और उबला हुआ सब्जी खाओ। और जैसे योगा में हम लोग बोलते हैं ठीक है स्प्राउट्स खाओ, वेजिटेबल्स का सलाड्स खाओ वेट लॉस के लिए, या बहुत सारे फ्रूट्स खाओ। तो आप यदि देखेंगे ये सलाह के हिसाब से देखेंगे, सजेशन के हिसाब से देखेंगे तो बहुत ही सही है, लेकिन जिस मात्रा में फल में, सब्जी में, कच्चा सब्जी में ये फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड का मात्रा में जिस मात्रा में प्रेजेंट है, ये बहुत ही माने डरावना चीज है। आप देखेंगे कोई भी जगह में टेस्ट करके देखेंगे तो ये बहुत ही भयंकर चीज है। और एक चीज है, हम अपना लोकेलिटी में जो ग्रो होता था वो पहले ज्यादा खाते थे, अभी खरीदने के लिए ज्यादा हम लोग माने प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारे पास पैसा ज्यादा है तो हम महंगा चीज खा सकते हैं। कोई ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है कीवी, कहीं कनाडा से आ रहा है एप्पल, लेकिन जितना माइलेज वो ट्रैवल करता है कोई भी फूड, उसमें स्टोरिंग कैपेसिटी माने सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, स्टोरेज के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ही ज्यादा केमिकल का इस्तेमाल होता है। अब देखिए फल पकाने के लिए, फल को कलरफुल करने के लिए हर चीज में केमिकल डालते हैं, तो हम कैसे बच पाएंगे इससे। तो ककड़ी खाना तो अच्छा है, लौकी खाना अच्छा है, एप्पल खाना अच्छा है, लेकिन ये कहाँ से आता है, कैसे ग्रो करते हैं, ये बहुत अहम चीज है। जैसे मैं एग्जाम्पल शुरू किया था डायबिटीज के लोगों का, हर रोज रोटी खाएंगे, आप देखिए जो कमर्शियली आटा मिलता है बाजार में उससे उसमें सबसे ज्यादा केमिकल्स रहता है। गेहूं जो प्रोडक्शन होता है पंजाब हरियाणा वो बेल्ट में, क्योंकि वहां अभी हालत इतना खराब है, कैंसर का पेशेंट बहुत ही ज्यादा, सिर्फ कैंसर नहीं बहुत सारे अलग बीमारी है, कैंसर बहुत ज्यादा दिखता है उसका आंकड़ा है इसलिए बोलते हैं, और बाकी बहुत सारे प्रॉब्लम है। जो अन्नदाता है वो खुद जहर खा के मरते हैं, क्योंकि अब सुइसाइड, फार्मर सुइसाइड रेट देखेंगे वो तो बहुत ज्यादा है अभी। तो ये सारे चीज जुड़े हैं, पूरा जहर के साथ जुड़े हैं। तो जब हम एक डायबिटीज बीमारी में एक व्यक्ति को बोलते हैं हर रोज एक जैसे खाना खाएंगे, तो एक जैसे जहर उनका सिस्टम में जमा होता रहेगा, and that creates more problem. So if we ask them to eat 7 types of rice in 7 days, 7 types of millets in 7 days, 7 types of dal in 7 days, and enough of locally grown fruits and vegetables and mostly organic, और जितना भी रिफाइंड चीज खाते रहेंगे, जितना अल्ट्रा प्रोसेस्ड चीज खाते रहेंगे वो ज्यादा हमको मुश्किल में डालेगा। हम बोलते हैं कि शुगर फ्री, तो लेकिन वो मीठापन कैसे आता है, कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर डालते हैं, मीठा हम छोड़ नहीं सकते इसलिए आर्टिफिशियल स्वीटनर डालते हैं। तो गांव के लोगों के साथ, बुजुर्ग लोगों के साथ जब बात करेंगे, हम तो इतना सारा चावल खाते थे, इतना सारा मीठा खाते थे, हमको तो कोई डायबिटीज नहीं होता था। और लाइफस्टाइल में भी हमारा चेंज हो गया, हम खाना चेंज करना नहीं चाहते लेकिन लाइफस्टाइल हमारा चेंज हो गया, मोर सेडेंटरी लाइफ, बैठ के रहते और खाते रहते, कुछ ना कुछ चीज खाते रहते। तो ये सारे जो चीज जुड़े हैं हमारे जीवन के साथ, ये बहुत हमको मुश्किल में डाल देगा, and we will have a very sick population and most of the people are sick. आप लोग जितने लोग जुड़े हैं हमारे साथ, आप आपका घर के पास 10 लोगों का सर्वे करेंगे कि किसी के घर में ये 4-5 बीमारी नहीं है, जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ब्लड सॉरी हमारा किडनी प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, पैरालिसिस, ये सारे चीज जब नहीं होगा तो आप जानेंगे, और बिल्कुल रेगुलर मेडिसिन नहीं खाते, तो आप जानेंगे कि ये बहुत ही भाग्यवान परिवार है जहाँ मेडिसिन का महीने भर खर्चा नहीं लगता, पूरा मैंने एवरी डे का, रोज का खर्चा नहीं लगता है। So food, medicine, lifestyle, all these things are very much related, and the wider relationship is with the environment.
हम जब उगाते हैं तो किस मन से उगाते हैं। तो मैं यदि सोचूंगी कि मुझे पैसा चाहिए, दूसरों का बच्चों का कैंसर होगा तो मेरा क्या जाता है, ये मन से खाद्यान्न उगाएंगे तो ये बहुत ही भयंकर बात है। क्योंकि हम मैं तो खुद मानती हूँ कि कृषि एक तपस्या होता है, कृषि एक श्रद्धा होता है। मैं अच्छा खाऊंगी और अच्छा खिलाऊंगी दूसरों को, तो ये भावना के साथ कृषि होगा तो शायद इतना जहर हमको खाना नहीं पड़ेगा। And please try to eat diverse food so that our there will not be any concentration of one kind of poison in our food, and we should be healthy. आप सोचिए कितना पुराने जमाने में जो सोचे थे हमारा ऋषियों ने कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो निरामय रहने के लिए जो प्रार्थना थी, सबका मंगल हो, ये इसका प्रार्थना थी। तो ये कितना बड़ा विचार है जी, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो अभी हम सोचते कि इकोनॉमी को आगे जाने के लिए सब लोग बीमारी पड़े ताकि ज्यादा हॉस्पिटल खोले, ज्यादा मेडिसिन बिकता रहेगा और हमारा इकोनॉमी आगे जाएगा। सो हम किस टाइप का इकोनॉमी चाहते हैं, ये बहुत अहम बात है। और आई जी। थिंक आई हैव टेकन लॉट ऑफ टाइम, आई शुड स्टॉप नाउ। I'll तो be very दीदी happy if you can visit us sometimes. Thank you so much, Dinesh ji, once again for निश्चित ही giving me the जी opportunity, and all the people who have joined this session. Thank you so much. मैं जी। बहुत बहुत आभारी हूँ मन से। हाँ दीदी, आपने महत्वपूर्ण बात की और आपने वेदों के अन्न सूत्रम की बात की और आज तक के जहर के सूत्र की बात कर दी। जहाँ हमें भोजन ऊर्जा का स्रोत था, एनर्जी का स्रोत था, वहाँ हम उससे जहर पा रहे हैं। अभी मैं 3 महीने पहले अपने ही गाँव के किसी व्यक्ति से मिला। मैं गाँव से काफ़ी दूर रहता हूँ और उन व्यक्ति को कैंसर हुआ। कैंसर हुआ तो वो कह रहे थे कि ये जो थर्ड्स है ये लगभग उन्होंने अमेरिका से यहाँ पे कहीं भी वो रिपोर्ट नहीं कर पाए, डिटेक्ट नहीं कर पाए। लेकिन अमेरिका से पता चला उन्हें कि आपके जो शरीर में है वो 1 लाख लोगों में से 1 व्यक्ति को इस तरह का कैंसर है। फिर मैंने कहा क्योंकि आपने तो अच्छा भोजन किया है और लगभग लाइफ़स्टाइल आपकी अच्छी रही है, तो वो कहते हैं कि क्योंकि उनका जो अच्छा पैसे वाले हैं और एक 1 मंथ का ही करोड़ों का टर्नओवर उनका है। उन्होंने कहा कि मैंने यही प्रश्न डॉक्टर से पूछा, तो डॉक्टर्स ने कहा कि आपने जो बहुत चमक-धमक वाले अच्छी-अच्छी चीज़ें ज़रूर खाई हैं, लेकिन हर मील में, हर भोजन में और हर दिन आपने कितना ज़हर खाया है, ये आपने कोई आकलन नहीं किया और ये एनालाइज़ करना किसी को भी कठिन है। तो वही बात आपने कही है इस डेटा के माध्यम से कि पर डे मील में हम कितना ज़हर ले रहे हैं उस भोजन में। और लेकिन आज की बात बहुत ही युद्ध स्तर की बात होती है, एक वार लेवल की बात होती है। लेकिन जब आपने ये फूड फॉरेस्ट की या ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात शुरू करी, तब आपकी समझ में कैसे आया कि आप इस दिशा में जाएँ? क्योंकि आज के लिहाज से, आज के सिनेरियो से तो हर कोई चाहेगा, लेकिन आप पहले इतना कैसे जागृत हुई, ये प्रश्न हमारे मन में है। थैंक यू। एक्चुअली पिताजी ने ये काम संभव का काम शुरू किया था जिस संस्था में मैं अभी हूँ। ही वॉज एन एनवायरमेंटलिस्ट और हमेशा लोगों के बारे में सोचते थे, पर्यावरण के बारे में सोचते थे। लाइक यू नो हिज थॉट वाज ऑलवेज सेंटर्ड अराउंड पीपल एंड प्लैनेट। जब 80s में वो क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, डिजेनरेशन और फूड ग्रोइंग सिस्टम, ये सारे चीजों के बारे में बात करते थे, लोग हंसते थे उनके ऊपर। बिकॉज 80s में कोई सोच भी नहीं सकता था क्लाइमेट चेंज और ये बायोडाइवर्सिटी लॉस, उसका इम्पैक्ट, ये सारी चीजों के ऊपर। सो वो तो बाकी सारे क्षेत्र में बहुत सारे काम किया, उनका योगदान रहा, लेकिन वो बोल रहे ही वॉज वेरी मच डिस्टर्ब्ड एंड कंसर्न्ड अबाउट द वे वी आर ग्रोइंग आवर फूड। क्योंकि बाकी सारे चीज हम पोस्टपोन कर सकते या ना होगा भी चलेगा, लेकिन खाना तो रोज खाएंगे 3 बार।
और इसको तो बंद नहीं कर सकते। आप जितना ज्ञानी हो, गुणी हो, मानी हो, धनी हो, जो भी हो, खाना ही खाएंगे। रोज सुबह उठ के तो आप पैसा नहीं खा सकते। 3 करोड़ ब्रेकफास्ट में, 10 करोड़ लंच में, पैसा तो नहीं खाएंगे, आपको खाना चाहिए। So he was very worried about that, and so he was thinking that we should do something to prove that this can be changed. This situation can be changed. We also can get lot of production, but ecologically, using ecological principles. So he was looking for an opportunity to start the work. So एक जगह में, एक जिला में बहुत अच्छा काम उन्होंने किया था बहुत साल तक। तो लोगों ने उनको 120 एकड़ जमीन, एक बहुत ही अच्छा जमीन, एक नदी के किनारे में ऑफर किया फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उन्होंने बोले कि अच्छा जमीन है, अच्छा लोग है, तो रिजल्ट तो अच्छा ही होगा, तो उसमें सीखने के लिए क्या मिलेगा। सो ही वाज लुकिंग फॉर ए वेरी होपलेस काइंड ऑफ लैंड, जहाँ कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं उगता है, तो वहां कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो सोच के उन्होंने ढूंढ रहे थे। सो ही गॉट टू नो अबाउट द प्रेजेंट लैंड। इट वॉज टोटली इरोडेड, कोई घास भी नहीं था, चींटी भी नहीं था, कुछ नहीं था, पानी भी नहीं था, कुछ नहीं। इट वॉज ए वेरी होस्टाइल सिचुएशन ऑल अराउंड। सो 88 में उन्होंने सोचा कि इस जगह में करेंगे, कुछ करेंगे। तो 88 में एक लोकल स्कूल में मीटिंग हुआ था, जहाँ 20-25 गांव के लोग आए थे, और ही वाज एक्सपांडिंग हिज आइडियाज। कृषि विभाग के ऑफिसर्स थे, सेक्रेटरी, उनका डायरेक्टर्स और कुछ एनजीओस के फ्रेंड्स हम लोग थे। सो वो बोले कि हम लोग पर्यावरण का सुरक्षा या देखभाल नहीं करेंगे तो हमारा भविष्य अंधकारमय होता है। The second thing was like, if we don't allow our women to live with dignity, then also our future is dark. ये सारे घूम फिर के जो डिस्कशन हुआ था, ये 2 पॉइंट पर उन्होंने समराइज किया। तो वन ऑफ द थिंग्स वाज ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो पर्यावरण के बारे में बात कर रहे थे, बिसाइड्स फॉरेस्ट कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन, ऑल दिस थिंग्स। तो उस समय भी वो भूमि रक्षा मेला शुरू किया था 90s में। तो जब बात किया था, गांव का एक बुजुर्ग आदमी खड़ा होके बोला कि आप लोग शहर से आए हैं और जो बोलते हैं कान के लिए अच्छा सुनाई देता है, लेकिन ये असंभव बात है, इधर कुछ नहीं उगेगा। तो इसलिए उन्होंने बोला कि ठीक है, हम लोग संभव करके दिखाएंगे। तो ही एक्सेप्टेड द चैलेंज ऑफ इम्पॉसिबल। तो मैं उस समय छोटी थी, मैंने छोटी थी मतलब मेरा पढ़ाई खत्म नहीं हुआ था। आई वॉज जस्ट 19 years old, probably, yes. So I was not matured enough to understand all the complexities of life, agriculture, food system, all these things. But one thing I realized, that it is extremely important for us to work upon both environmental issues and जेंडर इशू। तो पढ़ाई खत्म करके 2 साल का नौकरी किया, फिर छोड़ के इधर आ गई, क्योंकि जो अपने अंदर जो था कि कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ फॉर्मली जो नौकरी होता है उसको छोड़ के अपने माने फ्रीडम के साथ कुछ करना है, ये हमारा मन में था। एंड आई वाज आल्सो डीपली कंसर्न्ड अबाउट दिस एनवायरमेंटल एंड जेंडर इश्यूज, दैट्स हाउ आई जस्ट जंप्ड इन। अब मुझे कुछ पता नहीं था कि क्या करना है, कैसे करना है, कैसे आगे जाना है, लेकिन ये एक संकल्प था मन में कि हमको करके दिखाना है, और कुछ भी हो जाए मैं पीछे नहीं हटूंगी, जो भी हो जाए पीछे नहीं जाऊंगी, तो लगे रहूंगी, कुछ हो या ना हो, मिले या ना मिले, ये चिंता मेरा नहीं था। आई जस्ट टॉक टू द लैंड। एंड आज के दिन में हमारे पास बहुत सारा बायोडाइवर्सिटी है, जंगल है, जानवर है। अभी जानवर ज्यादा हो गए तो प्रॉब्लम कर रहे हैं हमारे लिए। सो जैसे बायोडाइवर्सिटी का एक बहुत अच्छा हमने काम किया इधर। जैसे इस साल 700 वेराइटी का धान का जो देसी प्रजाति है उसका कलेक्शन करके रोपाई कर रहे हैं। सो जैसे फ्रूट्स का, फॉरेस्ट स्पीसीज का, हर चीज का वैसे कर रहे हैं। तो ये सारे चीजों का ज्ञान नहीं था, लेकिन एक अंदर से श्रद्धा और संकल्प था। ये दोनों चीज मुझे इसमें आने के लिए मजबूर कर दिया। तो आपने जो देखा कि श्रद्धा और संकल्प से
कठिन से कठिन और इम्पॉसिबल बात भी आपने संभव कर दी और आपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी संभव रखा। और तो अगर ये कहें कि आपके क्षेत्र में जैसे कितने लोग आपसे जुड़े होंगे और आपको टिक्की अप्पा भी कहते हैं। तो ये दैट्स माय जी, निकनेम। जी, तो ये निकनेम आपको कब मिला? नहीं, निकनेम तो पहले से था। पिताजी मैंने घर जब पैदा हुई तब से नाम था पैदा हुई। मेरा सरनेम नहीं है तो इसलिए लोगों को ना सीधा नाम लेके पुकारने में मुश्किल होता है। तो और यहाँ का लोग साबरमती, गांव का लोग साबरमती, ये इतना बड़ा नाम बोलने के लिए मुश्किल होता है। अप्पा का मतलब दीदी होता है हमारे भाषा में, तो इसलिए टिक्की अप्पा ही बुलाते हैं। ज्यादातर लोग वही नाम से जानते हैं, लोकल लोग। जी, जी। सॉरी, कल व्हाट वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन? हाँ, हाँ जी। हालाँकि इसी नाम से जुड़ा हुआ एक संस्मरण है क कल का मैं कुछ लोगों से बता रहा था। मैंने जब लिंक कुछ लोगों को शेयर किया, तो 2-3 फ़ोन आए। उनमें से हमारे एक प्रेमचंद शर्मा जी हैं, उत्तराखंड से ही हैं, पद्मश्री हैं। तो उनका फ़ोन आया कि आपने नाम तो लिख दिया साबरमती, प्लेस का नाम लिख दिया और जो गेस्ट हैं उनका नाम लिखा नहीं है। तो जी। हालाँकि आज हमारे इस मंच पर एक दूसरे पद्मश्री आए हैं, नेकराम शर्मा जी जो हिमाचल प्रदेश से हैं, उन्होंने नमस्ते। मिलेट्स पे कार्य किया। और अन्य लोगों से भी आप वार्तालाप करेंगे। लेकिन पहले मैं इसी क्रम में मैं जो पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट हरिद्वार पहुँचता हूँ, वहाँ से हमारे पवन सर हैं जुड़े हुए और पवन सर से मैं निवेदन करता हूँ कि मैंने शुरुआत में योगाहार प्रोग्राम के बारे में बताया नहीं। हालाँकि मैंने जो दीदी हैं उनको कुछ इन्फॉर्मेशन भेजी है इसके बारे में। लेकिन आप छोटे से परिचय के साथ अपनी बात रखिएगा आदरणीय पवन कुमार सर। जी, धन्यवाद दिनेश जी। और आज के हमारे मुख्य वक्ता साबरमती जी, आपका अभिनंदन। आप हमारे लिए स्पेशल हैं, क्योंकि आज आज इस मंच पर आप 21वें पद्मश्री हैं, जो इस मंच पर आई हैं। सबसे पहले जनक पलटा जी आई थी और इस सबका लाने का, इतने सारे लोगों को लाने के लिए दिनेश जी की बड़ी अहम भूमिका है। ये जैसे आपके पीछे लगे रहे, वैसे बाकी के पीछे भी लगे रहे। तो सबका हमें जानकारी, ज्ञान, अनुभव, एक्सपीरियंसेस, इतने वाइड वैरायटी ऑफ जो एक्सपीरियंस हैं, डाइवर्स एक्सपीरियंसेस हैं, उसको हमें सुनने का मौका मिला। उससे हमारे इस मंच का भी गौरव बढ़ा हुआ है। इस पर मैं नेकराम जी का भी आज स्वागत करता हूँ। तो आपने जो बहुत ही सिंपल कैलकुलेशंस किए, हमारे केमिकल्स कितनी, हम खाना कितनी बार खा रहे हैं और कितने उसमें प्रोडक्ट्स खा रहे हैं और कितने केमिकल्स खा रहे हैं, ये मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा है और बहुत ही एजुकेशनल तरीका है। एक बड़ा सिंपल सा एजुकेशनल तरीका है, जिससे हम संवाद कर सकते हैं अपने, कोई भी इस चीज़ को लेके आगे संवाद कर सकता है और उसका प्रभाव भी अच्छा पड़ सकता है। उसको एकदम से समझ आने वाली बात की भाषा में आज आपने संवाद किया, उसके लिए भी आपका बहुत अभिनंदन। और क्योंकि ये सब जो चीज़ें हम जो खा रहे हैं, हम कैसे खा रहे हैं और क्या खा रहे हैं और उसकी हम कैसे लॉस हो रहा है हमारे न्यूट्रिशन में। तो इस विषय पर इस मंच पर हमारी बहुत बार बातचीत हुई है, बहुत बार चर्चा हुई है और उसके समाधान भी इस मंच पर बहुत सारे निकल कर के आए भी हैं और बहुत सारे समाधान हैं और बहुत सारे हैं। अब कमी है कि करने वालों की, जो मुझे लगता है कि करने वालों की कमी हो रही है, समाधानों की कोई वो नहीं है। मतलब करने के हज़ारों बहाने हैं, नहीं करने के लाखों बहाने हैं। इस तरह की स्थिति हो रखी है, जो हम परिप्रेक्ष्य देखते हैं, जो पर्सपेक्टिव से मैं देखता हूँ और बहुत सारे नेटवर्क के साथ भी हम लोग जुड़े, हमारे जो नेटवर्क कई सारे जो जुड़े नेशनली, इंटरनेशनली भी, उसमें इंडिया में नेशनल कोalition फॉर नेचुरल फार्मिंग के भी हमारे जो लोग हैं, वो भी प्रमेल जी और बाकी टीम भी, उनके साथ भी हमने इंटरेक्ट किया। इस तरह से और भी बहुत सारे लोग जो जुड़े और सबने एक ही बात कही, काम करने की बात कही, आगे बढ़ने की बात कही और जो समाधान के साथ चलने की बातचीत कही। तो इस योगाहार कार्यक्रम में आप देख रहे होंगे कि हम योग भी कर रहे हैं और साथ में आहार पर विचार कर रहे हैं और आहार को एक वृहद रूप लिया है, एक बहुत ही बड़े रूप में लिया है, जिसमें हम कल्चर, डाइवर्सिटी, जेंडर, ये सभी कुछ इसमें आ गया है। तो आहार में सब कुछ इंक्लूसिव है, इंक्लूड करके हमने इसको लिया है।
और ये भी चर्चा हुई थी कि योग अगर हम करें तो हम 2 कदम आगे बढ़ेंगे, लेकिन हमारा आहार अगर कम हो गया तो हम 3 कदम पीछे हो जाते हैं और डायरेक्शन भी हमारे गंतव्य से चेंज हो जाती है। मतलब हमारी जो अल्टीमेट गोल है, उस तरफ हम नहीं बढ़ पाएँगे। तो इसलिए इस कार्यक्रम का नाम योग और आहार इसी तरह से रखा गया है और इसी ध्येय के साथ वॉलंटरीली इसको ऑफ़िस टाइम में नहीं रखा गया और जो नॉर्मल हमारा टाइम है, इसको वॉलंटरीली बनाया गया है, जिससे केवल वही लोग जुड़े जो वाक़ई इस चीज़ में रुचि रखते हों और उसमें काम करने के लिए तत्पर रहें। तो मैं वर्तमान में तो मैं प पतंजलि के साथ हूँ, लेकिन मैंने ग्रास रूट लेवल पर काम किया कई साल और लेट 80s 90s से ही मैंने काम करना शुरू किया और मैंने सरकार के साथ भी काम किया, एनजीओज़ के साथ भी काम किया, फाउंडेशंस के साथ किया और अब पतंजलि के साथ पिछले कुछ सालों से 5-6 सालों से मैं यहाँ पर कार्यरत हूँ। तो इस मंच पर आपका बहुत अभिनंदन है। मुझे लगता है कि हमारे साथियों के बहुत सारे प्रश्न भी होंगे, जो जिनके साथ भी आपको हम में अच्छी लगती है। अपना तो इस विषय पर हम आगे भी बातचीत करेंगे और मुझे लगता है कि हमारा ये जो नॉलेज का नेटवर्क है, नॉलेज क्रिएशन का एक नेटवर्क है, जिसमें हम एक-दूसरे के साथ संवाद कर सकें। कई सारे नेटवर्क्स बने हैं जिसमें हम सूचनाओं का आदान-प्रदान करते हैं, बातचीत करते हैं। लेकिन ऐसा नेटवर्क बने जहाँ हम संवाद कर सकें, हम आपस में मिल सकें कभी और बाकी अपना एक-दूसरे को कुछ दे सकें। चाहे वो कैपेसिटी बिल्डिंग कह देंगे, कुछ और चीज़ आदान-प्रदान भी करने का हमारा नेटवर्क हो, इस तरह की भी भावना है। वो प्रोडक्ट्स का आदान-प्रदान हो सकता है, नॉलेज का हो सकता है, इवन मार्केट का भी आदान-प्रदान हो सकता है। ऐसी संभावनाओं पर हम बातचीत करते हैं और जो भी संभव होता है उसको हम करने का प्रयास करते हैं। अभी हमारे साथ जो जुड़े हुए किसान हैं उसमें से अभी 6 किसानों को माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ अभी जो 109 वैराइटीज़ रिलीज़ हुई हैं, उसके साथ मिलने का, बातचीत करने का मौका मिला। हमारे लिए गर्व की बात है और उनको भी हमने बुलाया था अभी कुछ दिन पहले। उसके अगले दिन ही उनको बुला लिया था, वार्तालाप करने के लिए कि उनके अनुभव क्या रहे। तो इस तरह से ये वॉलंटरी नेटवर्क बिना किसी उसके और हम अभी तक के केवल 2 बार मिले हुए। एक बार 525वें दिन में और एक बार 1095 दिन में। तो जब आप कैलकुलेशन कर रही थी, मैं खटाक से बोलने वाला था कि अभी 1095 डेज़ में हमारा गेट टुगेदर हुआ, जितने भी योगा हर के साथ जुड़े हुए हमारे साथी हैं। पतंजलि में ही हुआ, करीब 150 के करीब साथी आए थे, 2 दिन तक के हमने अपना कार्यक्रम किया। तो अभी तक के हम केवल 2 ही बार मिले हैं और इसके अलावा वैसे इंटरैक्शंस होते रहते हैं प्रतिदिन, लगातार विदाउट फेल, विदाउट एनी गैप, विदाउट एनी स्टॉपेज, नो संडेज़, नो हॉलिडेज़। तो इस तरह से ये सीखने सिखाने की जो हमारी जो श्रृंखला है वो आगे चलती जा रही है। ये कारवां आगे बढ़ते जा रहा है और समय-समय पर हम आपस में मूल्यांकन करते हैं कि हमने क्या किया है, हमने कितना आगे बढ़े हैं, हमने क्या सीखा है या हमने आगे क्या कुछ करने का प्रयास किया है औरों के साथ, दूसरों के साथ। तो इस तरह से इस कारवां में आज आपका भी स्वागत है। मैं हृदय से आपको अभिनंदन करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी जब भी आपको समय होगा, आप भी अपने विचार हमें इस मंच को देते रहेंगे और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आभारी हूँ आप सबका। जी आदरणीय, बहुत-बहुत धन्यवाद। और आदरणीय आदित्य जी, आपका आपका माइक कौन है और आप प्रेज़ेंट कर रहे हैं? इसे प्लीज़ बंद कर दीजिएगा। आदित्य जी। जी। और ये बहुत सुंदर वार्तालाप रही है और ये आपसे ये भी अनुग्रह है। कृपया आदित्य जी को रिमूव कर दीजिएगा। जी। ये अच्छी वार्ता रही और साथ में ये भी बात आई है कि आने वाले समय में अवश्य ही संभव होगा कि हम किसी जगह पे मिलेंगे। जैसे समय-समय पर योगाहार के आदरणीय सदस्य मिलते आए हैं और जो वार्तालाप रही उसके कुछ अन्य पहलू भी, सकारात्मक पहलू भी निकल के सामने आएँगे और हम आगे बढ़ेंगे और समय-समय पर आदरणीय हमारी साबरमती बहन जी को, दीदी को हम इस मंच पर बुलाएँगे। अब मैं आप सभी के पास पहुँचता हूँ और आप सभी के पास पहुँच कर के
ये निवेदन करता हूँ कि आप दीदी से आप संवाद कर सकेंगे। और इसी क्रम में मैं सबसे पहले तो आदरणीय रंजना दीदी से निवेदन करूँगा कि जो कुछ ये माइक्स ऑन हैं, उनको आप कृपया हटा दीजिएगा, तुरंत बंद ही कर लीजिएगा उनका, या रिमूव कर लीजिएगा प्लीज़। और जी, जी धन्यवाद। और उड़ीसा से ही प्रदीप महंतो जी आए हैं, हमारी हाँ, जो आज के मुख्य वक्ता हैं उनके पड़ोस से ही। और प्रदीप महंतो जी पहले भी योगाहार में 1-2 बार आ चुके हैं, तो सबसे पहले आप संक्षिप्त में अपनी बात रखिएगा। गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं प्रदीप कुमार महंतो ओडिशा से बोल रहा हूँ और योगाहार कार्यक्रम देख के मुझे बहुत खुशी लगा। सर मेरा बात सुनाई दे रहे है? जी आप जी हाँ। हाँ, तो सर मैं जो टिक्की पावा जो पद्मश्री साबरमती मैडम के साथ भी मैं जड़ित हूँ, क्योंकि ना मैं हर्ष ट्रस्ट एनजीओ में काम किया था। संभव ऑर्गेनाइजेशन जो नयागढ़ में, वहां से भी गया हूँ, मैं भी गया हूँ। कुछ दिन के बाद मेरा बेबी भी गया था। अभी मेरा बहन भी 1 महीने के पीछे गया था। ओडिशा में ऑर्गेनिक फार्मिंग जो सीखे हैं, तो साबरमती मैडम का ही जो संभव चैरिटेबल ट्रस्ट, वहाँ हम बहुत बड़ा योगदान है। वहाँ से हम लोग देखे, सीखे। और मैं तो अभी सारा ओडिशा में भी जहाँ जहाँ जगह में जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के ट्रेनिंग भी देता हूँ। तो यदि देखा जाए तो साबरमती मैडम का योगदान ओडिशा नहीं, भारत सारा पृथ्वी में बहुत सारा ही है। लेकिन मैडम ने हमारा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम भी था सरकार का, और न्यूज में भी आए थे। उस समय में बोले थे सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों स्वास्थ्य के बारे में बहुत पैसा खर्चा करते हैं, लेकिन खाने के बारे में ध्यान नहीं देते हैं, एक बात बोले थे। तो यदि अच्छा चीज खाना है तो बीमारी तो नहीं होंगे ना लोग। हेलो जी हाँ जी। धन्यवाद महंतो जी। और आप बहुत ही कृषि प्रशिक्षक हैं और आप पति पत्नी कृषि क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। और इसी क्रम में मैं आदरणीय नेकराम शर्मा जी के पास पहुंचता हूं और वो उनसे निवेदन करता हूं कि वो अपनी बात रखें संक्षिप्त में। सबसे पहले तो मैं दिनेश जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि वो समय समय पर मुझे भी याद करते रहते हैं, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं खास करके योग, प्राणायाम और पतंजलि के साथ पिछले लगभग 14-15 सालों से मेरा जुड़ाव रहा है। और अपना शरीर को स्वस्थ करने के लिए ये जो आप सब लोगों ने ये बेड़ा उठाया है, ये एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। और धीरे धीरे सब लोग इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और बहुत सारा सफलता भी मिल रही है। मैं साबरमती बहन ने जो बातें रखी, मैं बहुत ही उन बातों से प्रभावित हुआ हूँ कि इस तरह के लोग धरती पर परमात्मा ने जगह जगह भेजे हैं। और मैं यही समझता हूँ, क्योंकि मैं भी अपने आप में भी ये समझता हूँ कि मुझे पता नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ, मगर सब लोग पागल पागल बोलते थे। तो 30-35 साल पहले का जो सफर शुरू हुआ था, तो वो आज अब ये लग रहा है कि अब लोग खाने वाला अच्छा खाना चाहता है, उसको लग गया पता अब कि कुछ अच्छा, कुछ गड़बड़ है, क्योंकि हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। मगर उगाने वाले को जिस तरह से विभागों द्वारा और ये कंपनियों द्वारा इतने खतरनाक बीज और ये सब पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड दिए जा रहे हैं, और इसके लिए बड़ा बड़ा ट्रेनिंग की जा रही है, ये बहुत खतरनाक है। और हर व्यक्ति उस लालच में आते हुए वो सब जहर पैदा कर रहा है, जो फिर खाने वालों को सीधा ही सीधा हॉस्पिटल के लिए भेज रहे हैं। तो खाना सिर्फ खाना नहीं है। मेरा खुद में पूरा दिन भर लोगों के साथ बीतता है। खासकर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि स्कूलों में, कॉलेज के अंदर नए जो बच्चे हैं वो ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं इन बातों से, कि अगर अच्छी जिंदगी जीनी है, हॉस्पिटल के धक्के नहीं खाने हैं, तो हमें
अपना शुद्ध भोजन की तरफ आना ही पड़ेगा। तो ये सब जो हुआ है आज तक, हम किसको इसके लिए दोषी माने? मैं तो समझता हूँ कि हम स्वयं से दोषी हैं, क्योंकि बेईमान तो बेईमानी करता रहेगा, चोर चोरी करता रहेगा, परंतु हमें जागना है। खाने वालों को, पैदा करने वालों को, हमें अपना मिट्टी बचाना है, अपना पर्यावरण बचाना है, क्योंकि आज सर्वनाश हो चुका है। मैं हिमाचल से हूँ। आप सुन रहे होंगे कि यहाँ कितना सारा आज कह रहे हैं कि ये तो नेचुरल जो है क्लाइमेट ही हो रहा है। तो मैं तो राज्य सरकारों के साथ भी यही बातचीत करता हूँ कि ये नेचुरल क्लाइमेटी नहीं है। नेचर कभी भी आदमी को नुकसान नहीं करता, ये तो मानव निर्मित है, परंतु सब मानने को तैयार नहीं है। जैसे जैसे लोग जागेंगे तो सरकारों को भी सुनना पड़ेगा, और बहुत हम खो चुके हैं, हमें वापिस आना ही पड़ेगा। और ये बहुत अच्छी बात है कि आपने इतना बड़ा बेड़ा उठाया है। और मैं माफी चाहूँ कि कल मैं बहुत बिजी था, कल भी मेरा स्कूल में बच्चों के साथ कार्यक्रम था बहुत दूर, तो रात तक घर पहुंचा हूँ, बहुत थकान भी हो जाती है। और मुझे आपका मैसेज मिल गया था, तो इसलिए मैंने सुबह सोचा सबसे पहले आप लोगों से, सभी भाई बहनों से मिलजुल करके शायद मेरा दिन फिर एक और अच्छा दिन होगा, क्योंकि आप सब लोग, मुझे लगता है कि वो साधारण व्यक्ति नहीं है, कि जो अपने आप को छोड़ करके दूसरों के लिए सोच रहे हैं, शायद वही एक परमात्मा का बहुत बड़ा सही एक अंश है। और आप लोग ही वही हैं जो जैसे हमारे पूर्वज थे, ऋषि मुनि लोग रहे हैं, जिन्होंने खाने जी के जी बारे में कहा था, बेटा ये निश्चित ही। खाओ। हमारा जो जी जी जी, धन्यवाद हमारा सर। जो और मिलेट्स थे, खास हम्म, निश्चित ही आदरणीय निकराम शर्मा जी ने जो मिलेट्स को बचाने की जो मुहिम आगे बढ़ाई है और उसको संरक्षण दिया है, वो बहुत ही प्रेरणादायक है। और कई कई किसान हिमाचल प्रदेश से भी उनके मार्फत हमसे जुड़े, और हमें सीखने को मिलता है। इसी क्रम में मैं आदरणीय मुन्नीलाल यादव जी भाई साहब, जो इस योगाहार को चलाने के लिए बहुत प्रयत्नशील होते हैं और उन्होंने इसकी नींव रखी है प्रारंभिक दौर में, उनसे निवेदन करता हूं कि अपनी बात कहेगा। सदन को प्रणाम। आज आदरणीय हमारे डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी ने जो योग कराया, और जिस प्रकार से योग कराया, ऐसे नहीं लगता था कि आज आप इतनी वरिष्ठ होने के बाद भी, इतनी उम्र होने के बाद भी आप जो है युवाओं जैसे आपने जो उसके साथ योग कराया। आपके इस प्रसाद को नमन करता हूं। आज बहन जी, साबरमती बहन जी को सुन करके बहुत प्रसन्नता हो रही थी कि ये जो हमारा आहार के ऊपर जो हम ध्यान दे रहे हैं, कि हमारा जीवन में योग के साथ आहार कितना महत्वपूर्ण है। हम जैसा आज आदरणीय पवन कुमार जी ने बताया कि 21 में पद्मश्री महान भाव, और हम अपने इस योगाहार कार्यक्रम में भारत सरकार से सम्मानित वरिष्ठ समाज सेवक, प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और धर्माचार्य, इन सब का जो है मार्गदर्शन प्राप्त कर चुके हैं। इस में आज हमने आदरणीय साबरमती बहन जी को सुना और बहुत ही प्रसन्नता हुई। और मैं चाहूँगा आदरणीय देसी सेमवाल जी का जो निरंतर ये प्रयास है, उसके लिए मैं अरे लौड़े धन्यवाद देता हूं। लौड़े लौड़े जी, और आगे मैं चाहूँगा इसी प्रकार का हमारे वरिष्ठ जन अरे आते लौड़े रहें, और इस योगाहार कार्यक्रम के माध्यम से हम जनमानस को, समाज को प्रेरणा देते रहें। जी, ओम प्रणाम। जी जी, धन्यवाद आदरणीय। और इसी क्रम में अगर कुछ हैंड रेज होते हैं तो अभी समय है, कुछ कोई प्रश्न हो आदरणीय साबरमती दीदी जी से तो आप रख सकते हैं। और मैं वापस पहुंचूंगा दीदी साबरमती जी तक, और ये जानना चाहूँगा कि आप बीज संरक्षण के लिए भी बहुत दिनेश अच्छा लौड़े कार्य कर दिनेश लौड़े बीज संरक्षण के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो कृपया ये बताइएगा कि क्या-क्या बीज आप संरक्षित कर रहे हैं, क्या-क्या बीजों को आप बचा रहे हैं, और कितने किसान इन बीजों को आगे बढ़ा रहे हैं? आदरणीय दीदी जी।
हम जो काम कर रहे हैं इधर बीज का संरक्षण का काम, मैं आपको पहले से बताया था कि ये पूरा बंजर जमीन था जहाँ हमने काम शुरू किया। तो घास के बीज से लेके बड़ा बड़ा पौधा का बीज भी हमने लाके इधर लगाया, सारी चीज लगाया गया है। और कुछ चीज ऐसे होता है कि जैसे बीज के लिए मैं किसी को भी हाथ फैला के मांगने के लिए मेरा कोई कुंठा नहीं है, बिकॉज आई ऑलवेज फील हैप्पी दैट आई एम आस्किंग फॉर सम सीड्स। तो मैंने तरीका बता रही हूँ किस हिसाब से हमने कलेक्शन किया और किस हिसाब से हम लोग बांट रहे, दोनों चीज है इसमें। ये एक फिर श्रद्धा का बात होता है कि बीज को लेके जो श्रद्धा है उसके कारण से हम लोग जहां से भी जो भी बीज मिलता है लाके इधर लगाते हैं। ये जरूरी नहीं कि हमको सारे बीज के बारे में जानकारियां है। तो मैं ये सोचती हूँ कि ठीक है मैं लगा देती हूँ, किसी को जानकारी बाद में होगा तो हमको बता देंगे, लेकिन कम से कम ये बच तो जाएगा इधर रह के, तो ये सोच के लगा लेती हूँ। तो कहीं भी जाके कोई बस स्टॉप में भी खड़ी होती हूँ तो ऊपर नीचे देखती रहती हूँ कहीं कोई बीज तो नहीं गिरा तो उठा के ले आती हूँ। जहां भी जाती हूँ ऐसे करती हूँ। और not only me, my family members, some of the friends, they also cooperated a lot. माने they keep on sending सीड्स टू अस। कभी भी हम इधर प्रोग्राम बनाते हैं हमेशा चिट्ठी में एक लाइन तो जरूर लिखती हूँ, प्लीज कम विथ सम इंडिजिनस सीड्स। हम किसी को ज्यादा नहीं मांगते, एक चम्मच से ज्यादा बीज किसी को भी नहीं मांगते। जैसे मैं ये भी बोलती हूँ धान का कोई भी वेराइटी का 10 बीज भी मुझे दे दीजिए, मैं बचा के रख लूंगी। तो जहां भी जो भी वेराइटी मिलता रहता है लाके लगा के रखती हूँ। कुछ तो सक्सेसफुल होता है, कुछ नहीं होता है, सो आई डोंट फील बैड अबाउट इट, आई डोंट माइंड एट ऑल। लेकिन ये प्रयास जारी रखती हूँ। कहीं सीड फेयर में जाती हूँ, कहीं कोई गांव में जाते हैं कोई काम के लिए तो वहां से भी मांग के लाते। एंड व्हेन आई विजिट any organization, when I go outside also, I always look for seeds, but personally I'm telling, and other friends are also cooperating। कोई कहीं कुछ अच्छा फल खाते तो बीज भेज देते हैं हमारे लिए पोस्ट में। तो बहुत सारे फ्रेंड्स का योगदान से हमारा ये संवर्धन का काम चल रहा है। ये हुआ ह्यूमन एफर्ट्स के बारे में। बाकी हम एक चीज भूलना नहीं चाहिए, चिड़िया ने और जानवरों ने, जल ने, हवा ने, वो भी बहुत बीज लाके हमारे इधर लगाया है। क्योंकि चिड़िया जब कहीं दूर से फल खा के आती है, यहाँ टट्टी करते हैं, फिर यहाँ बहुत सारे पेड़ पौधा उग जाता है। तो हमने वो लगाया नहीं तो हम कभी कभी ये आश्चर्य होता है, हमको आश्चर्य होता है कि हम तो ये वैरायटी लगा नहीं था, ये कहाँ से आया। तो ये भी एक चीज होता है। then very few things, rarely something I purchase or we purchase here, but mostly they are all collected from different areas। कहीं जंगल जाते हैं, कहीं घूमने के लिए जाते हैं, जहां भी जाते हैं कलेक्शन करके लाते हैं। and then how do we distribute? When people come here we exchange, we also sell some seeds, we try to cultivate the plants and then collect the seeds and then distribute. So not only people of the surrounding areas, also people from different districts, different states, they all come, and this is like a kind of resource center। so लोगों का ऐसे exchange चलता रहता है, and this is how the seeds are being spread to many places। जैसे मेरा एक आइडिया मैंने शेयर किया था 12 साल पहले तिरुपति में। तो आंध्रा में जब मैंने उस समय में हालत ऐसी था कि देसी बीज बहुत मैंने मिल नहीं रहा था लोगों को खेती करने के लिए। सो मेनी पीपल अटेंडेड द प्रोग्राम, एंड व्हेन आई सेड दैट द डे द ट्रस्ट बोर्ड ऑफ द तिरुपति टेम्पल विल डिसाइड that all the prasadam will be organic first, and second, if in 365 days if you offer 365 varieties of rice as anna prasadam to the temple, to the god, and then only Andhra farmers will go for organic farming and indigenous varieties।
And you won't believe, it took us 11 years of effort, but many people are now cultivating indigenous varieties. Not necessarily originated from inside the undivided Andhra, but also from other states. So when there are many seed fairs, festivals across the state, across the country, you will find many people have started the conservation effort. Somebody is taking inspiration from somebody, and they have at least started in different ways. And then we have another concept we call adopt a seed. तो मान लीजिए आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा, मैं कुसुम दीदी का नाम लेती हूँ, जस्ट एक्सक्यूज मी, आई एम जस्ट यूजिंग एज एग्जांपल। मान लीजिए कुसुम दीदी रहते मुंबई में 16th फ्लोर में कोई अपार्टमेंट में, उनके पास जगह नहीं है खेती बाड़ी करने के लिए, लेकिन उनका इंटरेस्ट आया ये सुनने के बाद, तो वो क्या कर सकते हैं, 5 गमला में, उनका चिल्ली में इंटरेस्ट है, मिर्ची खाने में, 5 गमले में 5 मिर्ची का प्लांट लगाया, सब खाएंगे, और 5 रख लीजिए पका हुआ मिर्ची अपने के लिए और फ्रेंड्स के लिए, बीज बचाने के लिए। तो 5 मिर्ची हम रख नहीं सकते क्या? You don't need a big place to plant anything for conservation. तो मान लीजिए हमारे साथ 1000 लोग जुड़े हैं और 200 लोगों का इंटरेस्ट आया, तो 200 लोग 200 वैरायटी अडॉप्ट करेंगे तो 200 वैरायटी रह जाएगा हमारे पास। तो इस हिसाब से हम लोग बहुत सारे बीज का बचाव कर सकते हैं। ये एक बहुत सिंपलेस्ट थिंग है जो हम कर सकते हैं, कहीं भी हो कर सकते हैं। हमको एक गमला मिल जाए तब भी हम एक वैरायटी का कंजर्वेशन कर सकते हैं। हमारे पूर्वजों ने इतना वैरायटी हमको दिया, और हम क्या दे के जाएंगे हम अपने बच्चों को? ये जी, जब मन में ये संकल्प आएगा तो हम कर पाएंगे। जी, निश्चित ही ये बहुत बड़ा संदेश है कि जरूरी नहीं कि कोई खेत वाला व्यक्ति ही बीजों का संरक्षण कर सकता है, बल्कि कोई भी व्यक्ति बीजों का संरक्षण कर सकता है, और ये आज के दौर में बहुत ही आवश्यक हो गया है। और जैसे आदरणीय दीदी डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी कहती हैं कि वो भी इस तरह से संरक्षण का कार्य कर रही हैं, ये एक प्रेरणा का कार्य है। इस मन से जब ये बातें आगे बढ़ती हैं तो निश्चित ही बहुत सारे लोगों को भी सुनने को मिलती हैं और आगे बढ़ती हैं इसी क्रम में। इसी क्रम में मैं मध्य प्रदेश पहुंचता हूं, वहां पर कृषि विज्ञान केंद्र की प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर रोशन राउत सर हैं। आपका हैंड रेज है, कृपया आप नहीं पढ़ सकते, आपका स्वागत जी। सदन को बहुत बहुत प्रणाम। आदरणीय दीदी जी को सादर प्रणाम। निश्चित रूप से आपकी जो कार्य है उसके बारे में तो कहने की कोई बात ही नहीं है। पद्मश्री अपने आप में कह पर्याप्त है आपके परिचय के लिए। आपने जो कार्य किए हैं और जो अभी आपने संरक्षण का जो तरीका बताया, वास्तव में एक बहुत वैसा है कि थोड़ा सा तो करना है हमें। तो हर व्यक्ति अगर ये चाह ले तो बहुत बड़े पैमाने पर हम बीजों का संग्रहण कर सकते हैं। बहन जी, ये जो हम कार्य कर रहे हैं, आप जो इतनी बड़ी मुहिम चला रही हैं, तो जब आपने शुरू किया था ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का, प्राकृतिक खेती का, तो लोगों के पास जब आप जाते थे, अपनी बातें कहते थे, तो किस तरह से लोग रिएक्ट करते थे? और आज भी जो लोग केमिकल फार्मिंग कर रहे हैं, वो जब इस चीज को अडॉप्ट नहीं करते, तो उनके लिए हम किस तरह से प्रयास करते हैं, इस पे थोड़ा मार्गदर्शन करने का कष्ट करें। जी ओम। या थैंक यू सर। एक्चुअली आप कोई भी काम करेंगे, जो भी काम हो आप करेंगे, तो आपको 3 टाइप का रिएक्शन मिलेगा। एक तो बहुत ही पॉजिटिव रिएक्शन मिलेगा, लोग सपोर्ट करेंगे और बोलेंगे चलो जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। और बहुत ही नेगेटिव रिएक्शन मिलेगा, लोग आपका टांग खींचने के लिए प्रयास करेंगे, बहुत टाइप का हरकत करने के लिए प्रयास करेंगे, वो भी होता है। और तीसरा होता है कि न्यूट्रल रिएक्शन, ठीक है करने दो, जो मन है कर रहे हैं, हमका कोई लेन देन नहीं है। सो हमको भी ये 3 काइंड ऑफ रिएक्शन मिला था। आज भी लोग हंस रहे हैं, पागल बोल रहे हैं, बकवास बोल रहे हैं, तो बहुत टाइप का हरकत भी किया है। लाइफ वाज नेवर इजी फॉर अस, आग लगा दिया, तो बहुत सारे चीज हुआ। सो आई डोंट वांट टू ग्लोरीफाई देम। लेकिन मैं जो बोला ना कि ये एक संकल्प है कि हटना नहीं अपना संकल्प से, ये आगे लेने के लिए होता है। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज है, you always encounter a negative force when you do something positive. You always encounter, there is no escape from that. लेकिन
हमको करना है, जब आप लॉजिक समझ लिया कि ये क्यों करना है, ये बहुत आसान हो जाता है। लेकिन सरकार में जो काम करते हैं लोग, उनके लिए थोड़ा मुश्किल, क्योंकि उनको क्या करना है कि जो डायरेक्शन मिलता है वही करना है, वो करते। आपको ये फर्टिलाइजर प्रमोट करना है, करो, ये सीड आपको प्रमोट करना है, आप करिए। तो इस टाइप का हरकत का मुश्किल हो मैंने का झेलना पड़ता है सरकारी जो ऑफिसर्स होते हैं। दे जस्ट हैव टू एक्ट एज पर द डायरेक्शन। लेकिन पर्सनल लेवल पर आप हमेशा एनकरेज कर सकते हैं ये सारे लोगों को। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, बहुत सहज भाषा में, सिंपलेस्ट लैंग्वेज में साधारण लोगों के साथ आप कैसे बात कर पाएंगे। आप माने ये भी हमेशा आसान नहीं होता है। आप बताते रहिए बहुत साल तक, फिर भी लोग सुनते नहीं है। अब मैं आपको गुटखा का एग्जांपल देती हूँ। खैनी खाना, गुटखा खाना बहुत ही हेल्थ के लिए खराब है, दारू पीना खराब है, इस सब के गुटखा के पैकेट के ऊपर लिखा जाता था पहले, अभी उसका ओरल कैंसर का फोटो भी है, फिर भी लोग खाते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि लोगों के पास जानकारी नहीं है, लोग जानते हैं फिर भी ये रॉन्ग डीड्स कर, फिर भी हमको करना पड़ता है। वी शुड नॉट स्टॉप इट। That is the only way out, nothing else. First thing is you have to be convinced why you are doing this, and second thing you keep on trying। और कहीं संभव हो तो एग्जाम्पल खड़ा करके दिखाइए, सिर्फ बोलने से नहीं होता है, लोग देखने के बाद भी बोलते। तो हमारा तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस। पहले तो लोगों ने बोला कि असंभव बात कुछ नहीं होगा, फिर जब हमने पेड़ पौधा लगाया, लोगों ने बोला पेड़ हुआ लेकिन आप सब्जी और धान नहीं कर पाएंगे। तो सब्जी लगाया, धान भी लगाया, फिर धान लगाने के बाद बोला कि आप धान लगा लिया लेकिन हमारा यील्ड लेवल अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम देसी धान ऑर्गेनिकली करते थे एंड जनरल एक्सेप्टेंस इज देसी धान का प्रोडक्शन पैदावार ज्यादा नहीं होता है। तो हमने बना के देखा, फिर भी अब मैंने जब बना के देखा, अभी बोले कि ठीक है आपने कर लिया लेकिन हमारा नहीं होगा। तो ये हमेशा सुनने के लिए मिलता है। So you just don't have to stop. Keep on doing. That's the only mantra I can tell you. Nothing else. धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, धन्यवाद सर। और वास्तव में इस तरह की जो गतिविधियाँ होती हैं, जो अच्छे कार्य के लिए होते हैं, उसके लिए जैसे कहा गया कि प्रोत्साहन भी मिलता है, लेकिन बहुत बार रोड़े भी सामने आते हैं, बैरियर सामने आते हैं, लेकिन उससे आगे जो बढ़ता है वो संभव कर जाता है। और आज हमारे साथ जुड़ी दीदी जी, साबरमती जी, और उन्होंने संपर्क करके दिखाया ये बात। और इसी क्रम में आदरणीय गणेश सिंह आर्य जी का हैंड रेज है, कृपया अपनी बात कहिएगा। तत्पश्चात आदरणीय रंजना बहन जी तक मैं पहुंचूंगा आज की कार्यक्रम समापन हेतु। जी प्रणाम। आज के हमारे जो मुख्य अतिथि हैं उनको और सभी सदन को, साबरमती जी ने आज हमारी बुद्धि को समृद्धमती दी है कि हम समृद्ध कैसे बने। मेरा दीदी से क्वेश्चन है कि जितने सालों से आप कार्य कर रहे हैं, तो किसी कंपनी या किसी देश विदेश से या किसी बंदे ने आपसे जैविक उत्पादन की डिमांड अधिक मात्रा में या फल फ्रूट में या कोई अनाज में प्राप्त हो, ऐसी जानकारी आप तक पहुंची है क्या? लोग पूछते हैं कि आपका जो प्रोडक्शन है आप बेच सकते हैं क्या, ऐसे पूछते हैं। सो आई कनेक्ट विद देम टू डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है मास स्केल में कर रहे हैं, उनके साथ या किसान लोगों के साथ कनेक्शन कर देती हूँ। लेकिन हमारा तो एक चीज है जो सर्टिफिकेशन का इशू है। हमने जानबूझ के सर्टिफिकेशन नहीं किया इन प्रोटेस्ट कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को सर्टिफाई करने के लिए मजबूर किया जाता है, लेकिन जो लोग केमिकली ग्रो करते हैं उनको सर्टिफिकेशन देने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है। रादर दे गेट मोर सब्सिडीज इन एवरीथिंग। सो इन प्रोटेस्ट वी आर नॉट सर्टिफाइड। सो एम्फासिस इज ऑन, माने हम ज्यादा ध्यान देते कि लोकली जो लोग हैं वो पहले अच्छा चीज खाए। तो यहाँ आके लोग ले जाते हैं, अपना मर्जी का चीज ले जाते हैं खरीद के।
और बेचने के लिए ज़्यादा तो हमारे पास इतना सब नहीं होता है, तो लेकिन जब लोग इन्फॉर्मेशन पूछते हैं हम कनेक्ट करवा देते हैं जिनको हम जानते हैं। इज इट द जी करेक्ट आंसर इफ आई अंडरस्टूड जी इट करेक्टली? जी 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 निश्चित ही आपने जो संभव के माध्यम से आप अन्य लोगों को जोड़ते हैं और ये बात बताई है कि आप लोगों ने जो सर्टिफिकेशन प्रोसेस को अपनाया नहीं है, क्योंकि आपने जो किसानों का एक जैविक खेती, प्राकृतिक खेती और इस धरती के लिए जो विश्वास है, उसको कायम रखा है। और यानी ये जो धरती का जो ऑर्गेनिक जो कार्य है, उस पर आपने विश्वास रखा है और इस विश्वास से लोग आपके पास आते हैं, ये निश्चित ही है। जहाँ विश्वास है, वहाँ तो फिर किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता तो नहीं होती है। डॉक्टर किशोर दुबे सर महाराष्ट्र से हैं, आप वैज्ञानिक भी हैं और आप किसान भी हैं। जी आज का अंतिम प्रश्न है। जी, स्वागत है आपका। नमस्ते। बहन जी ने बहुत अच्छा बोला है। दीदी ने अंत में जो बात कही सर्टिफिकेशन से रिलेटेड, उसी के संदर्भ में मेरा प्रश्न है दीदी जी, कि आपने बोला निश्चित रूप से कि केमिकल वालों को ढेर सारी सब्सिडियां दी जाती है और ऑर्गेनिक वालों को नहीं दी जाती है। तो मेरा निवेदन है, सजेशन प्रस्ताव है, क्योंकि आप पद्मश्री हो और आपका बहुत सारा नेटवर्क है, तो इस तरह का प्रस्ताव यदि आपने सरकार को दिया तो आम लोगों की तो बात नहीं सुनेंगे, लेकिन पद्मश्री होने के नाते और आपका बहुत सारा नेटवर्क होने के नाते राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस पर जरूर विचार कर सकती है। तो ऐसा पास में कभी आपने प्रस्ताव दिया है क्या? उसकी रिएक्शन क्या आई? अगर नहीं दिया हो तो इस तरह का प्रस्ताव आप देने का सोच सकती क्या? धन्यवाद। हमने जो काम किया और बहुत सारे लोगों ने जो काम किया, मैंने सिर्फ हम नहीं, पूरा देश भर बहुत सारे लोगों ने काम किया और ऑर्गेनिक फार्मर्स का बहुत अच्छा नेटवर्क भी है पूरा देश में, तो उन लोगों से भी प्रस्ताव रखा गया था। तो अभी थोड़ा गवर्नमेंट सोच रहे, मैंने कुछ साल हो गया, 4-5 साल का बात, मे बी आफ्टर 2015-16 they are thinking, they're also they have launched some schemes, जैसे परंपरागत कृषि विकास योजना, बीपीकेपी, और ये आपका अभी चल रहा है नेचुरल फार्मिंग के ऊपर, ये सब योजनाएं शुरू किए हैं, बट दैट इज नॉट एडिक्वेट, नॉट प्रॉपर्ली डिजाइंड ऑल्सो। क्योंकि आपको, आप सोचिए कि मंडी व्यवस्था में आपका यदि अलग से नहीं है कि ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट है उसके लिए आप अलग करेंगे और केमिकली ग्रोन प्रोडक्ट के लिए अलग करेंगे, तो बहुत सारी चीज ऐसे है। जैसे हम कंपोस्ट बनाते हैं तो कोई प्रोत्साहन नहीं है, लेकिन आप यदि फर्टिलाइजर खरीदेंगे तो आपको सब्सिडी मिलेगा, ट्रैक्टर खरीदेंगे तो सब्सिडी मिलेगा, बैलगाड़ी खरीदेंगे तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगा। तो जो पूरा स्ट्रक्चर है, इट्स वेरी बिग स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, और it will take some time, and but at the same time government is also pushing, say like pesticide spraying in drones, and then a lot of other things like pushing GM crops, and many things are happening like that. So दोनों चीज चल रहा है एक साथ, लेकिन उनका थोड़ा प्रबल है जो केमिकल लॉबी का और फर्टिलाइजर लॉबी का। सो वी आर ट्राइंग, लेकिन ये चीज सक्सेसफुल नहीं हुआ कि केमिकली ग्रोन प्रोडक्ट के लिए सर्टिफिकेशन। जैसे देखिए मेनका गांधी जी ने बहुत साल तक काम किया, तो इसलिए अभी आप देख रहे हैं वेजिटेरियन सर्टिफिकेट, नॉन वेजिटेरियन सर्टिफिकेट दोनों मिलता है, और ये कंज्यूमर का चॉइस होता है कि कौन सा आप खरीदेंगे, वेजिटेरियन केक खरीदेंगे कि नॉन वेज केक खरीदेंगे। सो यू हैव ए इन्फॉर्म्ड चॉइस, लेकिन अभी इन्फॉर्म्ड चॉइस नहीं है, सिर्फ ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन है लेकिन इनऑर्गेनिक का नहीं है। यदि होना है तो दोनों का होना चाहिए। तो आई थिंक इट विल टेक सम टाइम। अब पद्मश्री होने के नाते सुनेंगे ये तो मेरा विश्वास नहीं है। और सारे लोगों का जो मिलजुल के जो वॉइस होगा वो बहुत ही स्ट्रांग होगा। जी, निश्चित ही जब सभी लोग वॉइस रखेंगे, अपनी आवाज़ रखेंगे, तो असंभव कार्य भी संभव होगा। और इस
मंच से मैं भी आह्वान करता हूँ, जो प्रेरणा आदरणीय डॉक्टर दुबे जी ने दी है, जो प्रेरणा आई है डॉक्टर आदरणीय हमारी दीदी साबरमती जी से, तो हम मिल कर के ये प्रयास करें और ये बहुत ज़रूरी प्रयास भी होगा। मैं अब 8 बजे के बाद जो हैंड रेज़ हैं, मैं क्षमा करिएगा, उन हैंड रेज़ को नहीं ले पाऊँगा, उन प्रश्नों को तो नहीं ले पाऊँगा, लेकिन 8 बजे से पहले मेरे ख्याल से योगा हर टीम से हैंड रेज़ था, कृपया आप बात रखिएगा। जी, जी, दिनेश जी, मैं था वहाँ पर। मेरा बस साबरमती जी से निवेदन है कि एक फ्रेमवर्क हमने बनाने का प्रयास किया है सेल्फ सर्टिफिकेशन का। फार्मर्स अपने आप को सेल्फ सर्टिफाई करें, उसमें कई सारी चीज़ें हैं, कई सारे एलिमेंट्स उसको हो सकते हैं, और जैसा आपने कहा कि लोकल मार्केटिंग को कैटर करें और लोकल मार्केटिंग के कंज्यूमर्स में कॉन्फिडेंस क्रिएट करते हुए, लोकल मतलब नियर बाय, जो कि आपके फार्म को रोज नहीं देखते हैं, लेकिन फिर भी आपके नज़दीक हैं, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, उतनी मार्केट को भी अगर हम सैचुरेट करते हैं और इसमें कस्टमर और प्रोड्यूसर के बीच में कॉन्फिडेंस क्रिएट कर पाते हैं थ्रू अ सिस्टम ऑफ सेल्फ सर्टिफिकेशन, तो इस विषय पर मैं आपसे अलग से भी बातचीत करने का प्रयास करूंगा दिनेश जी के माध्यम से, और इसको फिर देखते हैं कि इसकी प्रैक्टिकलिटी और इसको इम्प्लीमेंट किस तरह से किया जा सकता है। जी, बस मेरा एक अच्छी कमेंट था। जी, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। ऐसे बहुत सारे लोकल लेवल पर छोटे-छोटे एक्सपेरिमेंट चल रहा है, जैसे जैविक हाट का कॉन्सेप्ट है, फार्मर्स मार्केट, तो ये सब चल रहा है, बहुत अच्छा है एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर डूइंग दैट। आई थिंक दिस विल शो द वे टू द गवर्नमेंट। Yes, ma'am, surely. I appreciate your work. जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, और और also, मैम, आपके नाम के सरनेम में संभव आपका सरनेम है? आई डोंट हैव ए सरनेम, मेरा एक ही नाम है साबरमती, वही मेरा नाम है, संस्था का नाम संभव है। जी, जी। ये महत्वपूर्ण बात है कि हम ये जो लोकल फॉर वोकल की जो बात है, हम अपने लोकेलिटी में अपने मार्केट क्रिएट करेंगे, तो इससे हमें एक तो जो पॉइज़न फ्री भोजन मिलेगा, शुद्ध भोजन मिलेगा और किसानों को भी एक अच्छा मुनाफ़ा उनको मिल सकता है। और इसी क्रम में अब जबकि समय इजाज़त दे रहा है, लेकिन मेरे मन में एक बात है, क्योंकि हमने आदरणीय दीदी साबरमती जी को सुना, लेकिन बहुत सारे हैंड रेज़ आगे भी हो रहे थे और समय के अभाव के कारण एक लिमिट है, तो उसके कारण मैं आप को नहीं ले पा रहा हूँ। लेकिन आने वाले समय में मैं प्रार्थना करूँगा, दीदी जी से रिक्वेस्ट करूँगा और पुनः हम इस मंच पे जुड़ेंगे और आज जो बातें हुई, उससे आगे की बातें होंगी और कुछ एक्शन की बातें भी हम करेंगे। और इस शब्द के साथ कि शुरुआत में आपने जो वेद सूक्त है, अन्न सूक्तम अहमस्मि प्रथमजा ऋतस्य पूर्वदेवेभ्यो अमृतस्य नाभि, इन शब्दों का आपने उच्चारण किया अनुष्टुप्तम के माध्यम से। और मैं अंत में आपकी आपकी जो वार्तालाएं हुई हैं, उनको समराइज करने के लिए, आपको सुनने के लिए अगले दिन आने वाले समय में पुनः निवेदन करूँगा। लेकिन उससे पहले आदरणीय रंजना बहन जी से निवेदन करता हूँ कि आप तक आवाज़ आ रही हो तो कृपया आज के कार्यक्रम और आज के हमारे मुख्य अतिथि और योग शिक्षक जी का धन्यवाद करें। जी, धन्यवाद दिनेश भैया और योगाहार कार्यक्रम को मेरा नमस्कार। आज के हमारे योग की कक्षा आदरणीय कुसुम भारद्वाज दीदी ने बहुत ही सुंदर मध्य प्रदेश से ली। मैं उनका बहुत बहुत मनपूर्वक धन्यवाद आभार व्यक्त करती हूँ और आज के हमारे दोनों मातृशक्ति को प्रणाम करती हूँ। आदरणीय मुख्य वक्ता के रूप में पद्मश्री साबरमती बहन का कार्य जो है देश के लिए गौरवशाली, प्रशंसनीय और बहुत उत्कृष्ट कार्य कर रही हमारी ऊर्जावान बहन साबरमती बहन को। और आज उन्होंने हमें देशी बीज कैसे बचाए और जैविक खेती और मार्केटिंग पर बहुत ही सुंदर और अनमोल ऐसा मार्गदर्शन दिया। तो मैं उनका बहुत बहुत मनपूर्वक धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में हमारे सदन में सुबह 5:30 से सभी महानुभाव भाई बहन जुड़े, योग शिक्षक
कृषि वैज्ञानिक और सबका मैं बहुत बहुत मनपूर्वक धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। और भी हम आदरणीय बहन से निवेदन करते हैं, उनको और भी सुनना है तो आने वाले दिनों में अवश्य हम आपको सुनेंगे दीदी। आपका बहुत सुंदर रहा आज का सत्र और सबको समापन